नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेरिका का पिछले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जिन नीतियों को ढक तोप के सब कुछ बातें करता रहता था लगातार, बाइडेन के आने के बाद बहुत सारे लिबरल्स भी बहुत सारा शोर मचा रहे थे कि अब बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अमेरिका पिछले दिनों में लगभग आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने सारे पर्दे उतार कर अपने असली नंगे रूप में सामने आया है। फॉरएवर वार, लगातार युद्ध का जो पूरा मामला है, वो चाहे बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई हो, नहीं बदलता है। ये बात साबित हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अमेरिका के अंदर फलस्तीन के मुद्दे को लेकर युवाओं का जिस तरह का आक्रोश हुआ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अभी पिछले दिनों जो हुआ, जब छात्रों को निकाला गया और उसके बाद आज सुबह मैंने देखा कि वहां पर आजादी का जो नारा है वो हिंदी में गूंज रहा है। वो एक खास तरह का बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर का सुप्रीमो होने के चलते अमेरिका ने उसका कितना फायदा उठाया है। पिछले 40-50 वर्षों में लिबरलिज्म की खाल ओढ़कर तीसरी दुनिया सहित सारी दुनिया में किस तरह से युद्धों को बढ़ावा दिया है। और अब जब चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं, तो वो लिबरलिज्म का जो चोला है वो भी उतार कर फेंक दिया है। ये सारा कुछ हमको देखने को मिला है। इसमें सबसे मजेदार घटना, मजेदार तो मैं क्या कहूं, आप कह सकते हैं वो एक तरह की आयरनी जैसी घटना है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता। और जब फैसला होना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 12 देश फलस्तीन के साथ खड़े थे, तो अमेरिका ने अकेले उसको वीटो कर दिया। कल मैंने कहा तो कई मित्रों ने पूछा वीटो क्या होता है। आज प्रकाश भाई हमारे साथ हैं और आप जानते हैं प्रकाश भाई इंटरनेशनल मुद्दों के कितने गहरे और कितने शानदार जानकार हैं। लगातार हम उनसे बात करते रहते हैं। प्रकाश भाई से सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं कि फलस्तीन और खाड़ी में जो ईरान इजराइल का वार और ये सारा कुछ जो हुआ है और उसमें जो अमेरिका की भूमिका है, उस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय लेकर आराम से बता दें और आप समझा दें वीटो क्या होता है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। देखें, संयुक्त राष्ट्र में दो तरीके से आमतौर पे फैसले लिए जाते हैं। एक तो महासभा है, जो जिसमें कि तमाम जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो अपना वोट देती हैं, कोई भी प्रस्ताव आता है। अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो दर्जनों बार महासभा ने बहुत बड़े बहुमत के साथ फिलिस्तीन के लिए, चाहे वो फिलिस्तीन की जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने की बात हो, संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न घटक हैं उनमें फिलिस्तीन की भागीदारी की बात हो, या फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात हो। अभी जब ये गाजा वाला पूरा मसला चल रहा है तो इसी बीच में महासभा ने 2-3 प्रस्ताव पारित किए हैं, जैसे कि फिलिस्तीन के की जमीन पर जो खनिज है, जो तेल, गैस और बाकी चीजें हैं, उस पर फिलिस्तीनियों का एब्सोल्यूट अधिकार होना चाहिए। यह प्रस्ताव महासभा ने पास किया है। उसके अलावा उनकी जमीनों को जिस तरीके से धीरे 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 पिछले 70 सालों में इजराइल कब्जा करता गया, उसको लेकर प्रस्ताव पारित हुए हैं। मानवाधिकार को लेकर प्रस्ताव पारित हुए हैं। मदद भेजने को लेकर प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो एक तो होता है कि महासभा का निर्णय, लेकिन चूंकि सुरक्षा परिषद जो है वो सबसे ताकतवर बॉडी है उसकी, तो महासभा के फैसले होने के बावजूद अगर सुरक्षा परिषद ने उस पर मुहर नहीं लगाई तो वो एक आप कहें कि एक बस प्रस्ताव भर वो बात रह जाती है बाइंडिंग और नहीं होता है। वो बाइंडिंग नहीं होता। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि सीज फायर वाला जो पिछले दिनों पारित हुआ प्रस्ताव सुरक्षा परिषद से, उसको भी इजराइल ने नहीं माना और अमेरिका और पश्चिम के देश जो है दबाव डालने में असफल रहे। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद का भी कोई मतलब नहीं रह गया है उस तरीके से। अब वो भी बहुत प्रभावी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब जब स्थापना हुई थी 7 दशक पहले, तो उस समय 5 देशों को इसमें अस्थायी सदस्यता मिली थी। बाकी जो 10 देश होते हैं वो साल भर 2 साल के लिए उनका चयन होता है। लेकिन ये 5 सदस्य जो हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये हमेशा उसमें रहते हैं और किसी भी निर्णय को इनके पास वो वीटो पावर है, वो निषेधाधिकार, जिसमें कि वो ये किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं और उस पे आगे अगर वो पास भी हो जाएगा, जैसे अभी जैसे आपने बताया कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण राष्ट्र का दर्जा, पूर्ण सदस्य बनाए जाने का जो प्रस्ताव था, उस पे बाकी सबने सपोर्ट किया और
अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया, तो प्रस्ताव पारित होने के बावजूद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पारित होने के बावजूद वो प्रस्ताव गिर गया, वो उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये इन 5 देशों को अधिकार हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब 5 देश कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। अमेरिका है, रूस है, चाइना है। चाइना है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। और चीन के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब वहां पे माओ के लीडरशिप में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना जब बनता है, तो उसी समय ताइवान फार्मोसा द्वीप में एक और रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। तो 1949-50 से लेकर 1971-72 तक वहां पे अस्थायी सदस्यता जो थी वो ताइवान वाले रिपब्लिक ऑफ चाइना की थी, न कि आज वाला जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो जब अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्ती हुई तो ताइवान की सदस्यता हटा के और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना को वो जगह मिली। तो हमने और कई तरीके के प्रस्ताव आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे जो ये 5 देश हैं, इनकी आपस की खटपट की वजह से एक तो ये होता है कि आपने प्रस्ताव लाया तो मैंने वीटो कर दिया, मैं लेकर आया तो आपने रोक दिया, ये चीजें भी होती रही हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि बैक चैनल में पर्दे के पीछे ये देश बैठते हैं और कुछ शब्दों का हेरफेर, कुछ लाइनें बदल दी गई, कुछ प्रस्ताव में तो कुछ चीजें जोड़ दी गई, कुछ चीजें हटा दी गई, और इस तरीके से जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस पर एक फैसला हो जाता है। लेकिन जो कि हमने गाजा के मसले में भी बार बार देखा कि प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन रही थी। अल्टीमेटली रमजान के बहाने जो है सीज फायर का मसला आया, लेकिन प्रस्ताव पारित हुआ और अमेरिका और पश्चिम कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसका आपने खुद फॉलो किया है लगातार गाजा को, आपने देखा कि किसी भी तरीके का कोई गंभीर प्रयास होता हुआ हमने नहीं देखा है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है आज के समय में, आज की दुनिया में, जब आप 40 से अधिक जगहों पर भयानक हिंसा हो रही है, कहीं गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो वैसे में अगर ये तथाकथित पावरफुल कंट्रीज जो हैं, वो अगर मिनिमम शांति की बहाली के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए कोशिश करती हुई भी नहीं दिख रही है, ये पूरी दुनिया के लिए अपने आप में अजीब सी चीज है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो अभी हम अपने आंख के सामने देख रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और आपने देखा कि गाजा में सीज फायर तो क्या ही होता या क्या होगा। अब तो 34,000 से ज्यादा वहां पर लोगों के मारे जाने के आंकड़े आ रहे हैं। और आपने देखा कि उस युद्ध को रोकने की जगह अमेरिका ने और पश्चिम के और देशों ने उस युद्ध को, इस लड़ाई को जो फिलिस्तीन में हो रही है, उसको एक पूरा क्षेत्रीय युद्ध का स्वरूप देने का पूरा प्रयास किया गया। और ये बात हम लोग अक्सर ये बात कही जा रही है कि नेतन्याहू की ये इच्छा है कि वो किसी तरीके से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पूरा वार हो जाए, हाँ, पूरा वार हो जाए, और जिससे कि उनकी गद्दी भी बच जाए और जो उनकी विस्तार की नीति है या मंशा है उसको भी कामयाबी मिले। अभी आपने न्यूज देखा होगा कि उन्होंने गाजा को 2 सड़कों के इलाके को उन्होंने खाली कराया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल वहां पे अस्थायी रूप से अपने सैनिकों को रखेगा। मतलब गाजा को ऑक्युपाई करने की पूरी तैयारी जो है हो गई है। और अभी तो चलिए वो तो थोड़ा सा इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी थोड़ा संयम बरता गया, नहीं तो जिस तरीके से हमने ईरान और इजराइल के बीच में देखा वो चीज तो किसी भी हद तक जा सकती। तो वही मैं कह रहा था कि अगर ये कहा जाए, अगर मैं ये कहूं कि फलस्तीन के मामले में या मिडिल ईस्ट के मामले में अमेरिका पूरी तरह से नंगा हो गया है, तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? उस पूरे फिनोमेना को मैं आपसे एक बार समझना, हालांकि मैं लगातार उस पर बोल रहा हूं, लेकिन एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे समझना चाहता हूं उस पूरे फिनोमेना को कि जिस तरह से अमेरिका कभी आता है कि नेतन्याहू से नाराज हो गया है, आज ये खबर आई कि
पहली बार आईओएफ के ऊपर कुछ सैंक्शन या आईडीएफ जिसको कहते हैं उसके ऊपर सैंक्शन कर रहा है वेस्ट बैंक सेटलर्स के मामले को लेके, कुछ हिंसक सेटलर्स पे कुछ किया। तो कई बार लगता है कि बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन उसके पीछे से बिलियंस दे दिए जाते हैं हथियारों के लिए। सीधे खड़े होकर कह देते हैं बाइडेन की इजराइल की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। ये सारा कुछ जो चल रहा है, मैं चाहता हूं एक बार उसको थोड़ा डिटेल में आप समझा दीजिए। देखें, जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी का मसला चल रहा था 2021 में, तो उस समय प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम फॉर एवर वार्स को खत्म कर दें, ये जो अंतहीन युद्धों का जो सिलसिला है उसको रोका जाए। ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2021 में ये बात कही थी। पिछले साल एक आर्टिकल में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हेडिंग ही बनाई थी कि फॉर एवर वार्स को ये रोकना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वार टाइम प्रेसिडेंट खुद बन गए। तो अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इतिहास गवाह है। हम लोग चीजों को टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, इसलिए कई बातें रह जाती हैं। दूसरा महायुद्ध खत्म होता है, उसके तुरंत बाद भयानक कोरियन वार होता है, पूरा इंडो चाइना, जिसके बाद ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का जन्म होता है। वो लड़ाई कितने सालों तक चली, 4-5 सालों तक चली 50s में। वो युद्ध खत्म ही हुआ कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में युद्ध शुरू हो गया। वो युद्ध खत्म ही हुआ कि ईरान और इराक का 8 साल तक युद्ध चला। वो युद्ध 88 में खत्म होता है, 91 में आप पहला गल्फ वार देखते हैं और उसी समय अफगानिस्तान में मसला चल रहा है। उसके बाद वो युद्ध खत्म होता है, पहला फर्स्ट गल्फ वार, तो हम देखते हैं कि फिर जो है ये जॉर्ज बुश के जमाने में लगातार हमले तो इराक पर बिल क्लिंटन के समय भी हुआ था। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही है, मोनिका लेविंस्की स्कैंडल हुआ था प्रेसिडेंट क्लिंटन के को लेके। बिल्कुल। जिस दिन अमेरिकी सीनेट में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया था और उस पर बहस हो रही थी, वोटिंग होनी थी, उस रात उस घटना से ध्यान हटाने के लिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने बगदाद पे मिसाइलों से हमला करवाया था, ठीक उसी रात, सेम डे। उसके बाद आपने देखा कि और बिल क्लिंटन जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, जॉर्ज बुश सीनियर, तो बिल क्लिंटन का के कैंपेन का नारा था, स्टिकर्स वगैरह चलते थे कि सद्दाम हुसैन की नौकरी तो बच गई, आपकी बची क्या। मतलब क्लिंटन कैंपेन ने यह कहा कि जॉर्ज बुश सीनियर जो हैं सद्दाम हुसैन को हटाने में, रिजीम चेंज करने में, उनको रोकने में असफल रहे हैं, इसलिए आप इनको हटाइए। और वो हार भी गए थे, जॉर्ज बुश दूसरा अपना टर्म नहीं जीत पाए थे, सिंगल टर्म प्रेसिडेंट रहे वो सीनियर। फिर ये चला, फिर आपको याद होगा कि सोमालिया में हमले हुए थे अलकायदा के नाम पे और भी चीजें हुई। वो होते होते फिर हमने देखा कि दूसरा गल्फ वार जो इराक के खिलाफ हुआ, उससे पहले अफगानिस्तान में 2001 में हुआ। और आपने देखा कि अफगानिस्तान का अभी युद्ध मामला खत्म हुआ 2021 में, और अचानक से हमने देखा कि अच्छा, इसी बीच में ये सब भी होता रहा, यमन, लीबिया, सीरिया, इराक, ये सब साथ में चलते रहे। और फिर हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्थिति आ गई मिडिल ईस्ट में। उसके अलावा जो है इजिप्ट और उसके अपने पड़ोसियों में नील नदी को लेके काफी गहमा गहमी है। सूडान में 2 लड़ाइयां हुई, सूडान तो में आप बिल्कुल, देख रहे हैं कि और हाइती में, हाँ, हैती में। और आप देखेंगे कि हर युद्ध में अमेरिका एक तो वो किसी तरीके के निर्णय पे, किसी तरीके के कोई इन सारी चीजों का अंत हो, इसकी तरफ आप याद करिए, लीबिया में अभी 3 सरकारें चल रही हैं। इराक में जो सरकार चल रही है वो बगदाद में अपना काम कर पाती है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर, और बाकी कोई ईरान समर्थित है, कोई सऊदी समर्थित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अलकायदा के गिरोह भी काम कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट वहां पे 4 साल तक उसने तबाही मचाई इराक में। आप सीरिया में देख रहे हैं कि सीरिया का जो सबसे बड़ा तेल का इलाका है वो अमेरिका के कब्जे में है। वहां से गेहूं भी अमेरिका उठा के ले जा रहा है सीरिया से। यमन में भी हालत बिल्कुल, यमन में,
और आपको बताऊं कि सीरिया में टर्की, जो कि एक और नाटो मेंबर देश है, उसका भी एक इलाके पे कब्जा है। तो आप देख रहे हैं, अभी मैं आप यूनाइटेड नेशन का ये आंकड़ा है कि यमन के सिविल वार में सीधे लड़ाई में 1.5 लाख लोग मारे गए हैं। और अगर आप अकाल को, दवाइयों की कमी को, इन सबको अगर आप जोड़ लें तो यह संख्या 2.25 लाख से ज्यादा हो जाती है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है लीबिया के बारे में कि जो ह्यूमन कॉस्ट है इसका, उसको हम गिन नहीं, उसका आकलन नहीं कर सकते। और तो वहां पे 10 लाख लोगों को सीधे मदद की जरूरत है, वो पड़ रही है। तो आप और इराक में आप देखिए, कुछ और आंकड़े अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि 2003 से 2011-12 में उन्होंने विड्रॉल किया था इराक से। हालांकि अभी भी 2000 अमेरिकी सैनिक इराक में हैं, उनका सैनिक अड्डा है वहां पे, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने विड्रॉ किया था बराक ओबामा के टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो टोटल खर्च हुआ है डिफेंस का खर्च, वो 728 अरब डॉलर है 2003 से 2012 के बीच में। और अफगानिस्तान और सीरिया को भी अगर आप जोड़ लें और इराक का, तो अमेरिका का कहना है कि 2001 से 2021 के बीच में डिफेंस पर 1.6 ट्रिलियन डॉलर का उनका खर्चा आया है। और इराक में तो इनकी बहुत कैजुअलिटी भी हुई, 4,500 के आसपास जो है अमेरिकी सैनिक मारे गए, 40,000 से ज्यादा घायल हुए, जिसमें बहुत जो है जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए और मानसिक स्वास्थ्य का मसला है। आपने खबरों में अक्सर देखा होगा कि जो इराक और अफगानिस्तान में जो सैनिक उनके लड़े हैं, उसमें से कईयों ने जो है डिप्रेशन की वजह से सुसाइड तक किया है, उनको लगातार मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो इतना बड़ा वो खुद अपने लोगों की का सेक्रीफाइस दे रहा है, अपने लोगों का नुकसान कर रहा है। और फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा कि वो प्रयास करता हुआ भी नहीं दिख रहा है कि चलो भाई शांति के लिए कुछ कर लेते हैं। यूक्रेन में आप देख लीजिए, यूक्रेन के लिए सीरियस शांति की बात करने की कभी कोशिश अमेरिका की तरफ से नहीं। वही चीज हम बल्कि जब यह दिख रहा था कि समझौता हो सकता है, तो लगभग समझौता तोड़ने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई। बिल्कुल, बोरिस जॉनसन को भेजा गया कि भाई ये मत करो, साइन मत करो इस पर, युद्ध के शुरू में। और ईरान को भी अगर आप देखें तो जो ईरान के साथ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ P5+1 के साथ जो ईरान का परमाणु समझौता हुआ था बराक ओबामा के टाइम पे, जिसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था, आप देखिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जबकि खुद वो उपराष्ट्रपति थे जब ये समझौता हुआ था, उनकी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं हुई कि वो उस समझौते को फिर से जो है लागू किया जाए, थोड़ा रिश्ते जो है सुधारे जाएं और उसको परमाणु हथियार बनाने से भी रोका जाए। अब तो आज के डेट में तो आप बताइए कि कौन सी नैतिकता या कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आप मना कर सकते हैं ईरान को कि तुम परमाणु बम मत बनाओ? किस आधार पे हम कह सकते हैं? ना कोई समझौता है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, उसको मुझे एक और लास्ट बात में दिलचस्प बात याद आ गई। मैं उन लेडी का नाम भूल रहा हूँ, वो व्हाइट हाउस की बहुत उन्होंने कई प्रेसिडेंट देखे थे, काफी सीनियर जर्नलिस्ट थी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बराक ओबामा से कि मिडिल ईस्ट में वो कौन सा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। बराक ओबामा उस सवाल को डॉज कर गए। फिर उन्होंने रिफ्रेश करके उसी सवाल को पूछा, 4 बार उन्होंने पूछा, और बराक ओबामा का मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि वह देश इजराइल के पास। तो अब दिक्कत सबसे, और एक अल्टीमेट चीज है, आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट बाइडेन शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उसके बाद जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसमें बार बार उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज बैक, अमेरिका फिर से विश्व मंच पे आ गया है, जो कि उनका आरोप था कि ट्रंप के समय में जो है अमेरिका की वो उसका महत्व घट गया है, दुनिया में उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं रही, लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज बैक। क्या अमेरिका उसी रूप में है? कम से कम आप कुछ भी कहें तो पहले के अगर समझौतों की आप बात देखें, तो तमाम कमियों खामियों के बावजूद कि अमेरिका की एक निर्णायक भूमिका रहती थी, चाहे वो आर्थिक मसला हो या
कोई पैंडेमिक आ गया या कोई दूसरे तरीके की कोई क्राइसिस आ गई, अमेरिका की एक भूमिका होती थी, लोग अमेरिका की तरफ देखते थे। लेकिन आज आप अगर बहुत ज्यादा अमेरिका समर्थक भी हैं, तो आपके पास कोई वो वजह नहीं है जिससे कि आप उम्मीद रख सकें। तो ये स्थिति हम देखते हैं। अमेरिका अमेरिका इज बैक इन वॉर ओनली, युद्ध में लौट एग्जैक्टली। आया है, वो लगातार युद्ध चल रहे हैं। अच्छा, ईरान के ऊपर अभी जो सैंक्शन लगाए गए हैं, बड़ा मजेदार था। ईरान ने हमला किया तो सैंक्शन लगा दिया, और इजराइल ने हमला किया तो वो बेचारा विक्टिम हो गया। तो ये जो सैंक्शन लगाए हैं, इसका कोई असर पड़ने वाला है? इसका क्या असर पड़ेगा? रूस के ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए थे। देखिए, रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, या उत्तरी कोरिया पर जो लगे हैं, वेनेजुएला पर लगे हैं, क्यूबा पर लगे हैं, ईरान पे फिर से उन्होंने और भी कुछ चीजें बढ़ाई हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इवन चाइना पे कुछ सैंक्शन इन्होंने मुझे माइक्रोचिप की कंपनियों वगैरह पे लगाया है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब एक तो कि सैंक्शंस के नेचर्स क्या हैं, दूसरे की हर देश पर उसका जो असर होगा वो अलग अलग होगा। रूस पर इसलिए असर नहीं होगा क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा है, उसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं और लैंड मास बहुत बड़ा है, वो एक महादेश है वो रूस जो है। तो इसलिए उस बिल्कुल। पर जो है आपके जो सैंक्शंस होंगे वो काम नहीं करेगा। अच्छा, आज अगर कुछ समय पहले सैंक्शन लगे होते रूस पर, तो शायद उन पर कुछ ज्यादा असर पड़ता। लेकिन जैसे आपने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है, जिसके जिसके थ्रू हमारा ये पूरा ये कार्ड वार्ड चलता है और लेन देन होता है बिल्कुल ग्लोबल बिल्कुल, लेवल हाँ पे, हाँ। तो अब जैसे ही आपने स्विफ्ट से उसको बैन किया, तो चाइना का जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम है वो उसके पास अवेलेबल था। तो इनडायरेक्टली उस पर स्विफ्ट का भी वो यूज कर सकता है थ्रू चाइना, तो वो असर नहीं हुआ। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि उसका इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा है, अनाज का वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तेल गैस का तो है ही है, तो उस पर वो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ईरान पे असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि ईरान की आबादी बहुत ज्यादा है, उसका इंडस्ट्रियल बेस उस लेवल पे नहीं है, और रूस तो आपको ऑफर कर सकता है, जैसे उसने इंडिया को चाइना को ऑफर किया कि भाई हम हमसे तेल खरीदो, कम दाम पे हम देने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन क्या ईरान उतना बड़ा नुकसान सहने की स्थिति में है कि वो कहे कि भाई हम सस्ता तेल बेचेंगे? दूसरी चीज क्या होती है कि आप अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। जैसे भारत ने किया, थोड़ी आलोचना हुई, वेस्ट ने कुछ कुछ बयान दिए, मामला रुक गया। लेकिन ईरान वगैरह के साथ जब आप करने जाएंगे, याद करिए जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में गैस का। ईरान जब सैंक्शंस लगे थे, तो भारतीय कंपनियों ने चाबहार प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए थे डर से कि हो बिल्कुल। सकता है कि इसका रिपरकशन हमको कहीं और नुकसान हो जाए। तो एक वो चीज है। दूसरी चीज है कि ईरान ने साइंस टेक्नोलॉजी में जरूर प्रगति की है, और जब मैंने जाना था तो मुझे खुद सुखद आश्चर्य हुआ था कि आमतौर पे ईरान की सोसाइटी और वहाँ के शासन की एक रिग्रेसिव इमेज है औरतों को लेके, लेकिन वहाँ पे वर्कफोर्स में, साइंस टेक्नोलॉजी में, हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी महिला भागीदारी है वहाँ पे। उसकी तुलना उस इलाके में और बहुत सारे और देशों से नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीजें तो हैं वहां पर, लेकिन उनको अनाज के लिए, बहुत सारी और चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर सैंक्शंस की वजह से दवाइयों का असर उन पर पड़ा है। तो ईरान की स्थिति, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी डावाडोल है, और चूंकि रिजीम इस तरीके का है तो वो उसकी तुलना हम रसिया से नहीं कर सकते। वेनेजुएला के साथ यही फायदा हुआ क्योंकि वेनेजुएला एक उस इलाके में एक अच्छा खासा उसके पास रिसोर्सेज है, तो वो और वो भी रूस और चीन और बाकी देशों की मदद से अपनी कहानी वो आगे बढ़ा कर ले गया, लेकिन उस पर भी असर हुआ। क्यूबा, आप जानते हैं कि क्यूबा पे इतने सैंक्शंस लगे कि उनको खुद अपनी दवाइयां, टीका और ये सारी चीजें इजाद करनी पड़ी, क्योंकि कोई डेवलप देने करनी के पड़ी, लिए तैयार हाँ। नहीं। तो लेकिन निश्चित रूप से इन सैंक्शंस का असर पड़ सकता है, लेकिन ये जो दुनिया आज के डेट में जिसको आप मल्टीपोलैरिटी, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनती जा रही है, तो उसमें आप देखें कि संघाई कोऑपरेशन का सदस्य बना है पिछले साल ईरान, अभी इस साल से वो ब्रिक्स का मेंबर बना है। तो मुझे लगता है कि ईरान के पास पहले की तुलना में अब
ज्यादा लिवरेज है कि वो इन सैंक्शंस का मुकाबला कर सके। और आप जब भी सैंक्शन लगाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि एक तर्क ये होता है कि जब लोगों को तकलीफ होगी तो लोग ये कहेंगे कि भाई हमारी सरकार की वजह से जो है ऐसा हो रहा है, तो वो सरकार के लेकिन खिलाफ खड़े अक्सर अक्सर उल्टा होते हम अक्सर देख क्या रहे हैं। उल्टा ही होता है। आप सोचिए कि वेनेजुएला में मदुरो को कोई चैलेंज नहीं है, क्यूबा में वहां पे जो शासन व्यवस्था है उसको कोई चैलेंज नहीं है, नॉर्थ कोरिया में आप सपना तक कोई नहीं देख सकता कि वहां पे अगले कुछ दशकों तक कुछ बदलने वाला है। तो पुतिन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई है रूस में। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ईरान के लिए दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन अब उनके पास एटलीस्ट कुछ दूसरे रास्ते हैं ईरानियन लीडरशिप के पास कि वो जैसे कि 6 साल में सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है तेल। और आज के डेट में आपको बताऊं, हालांकि ये थोड़ी अलग बात है कि दुनिया भर में कुछ भी खनिज पदार्थ बिक रहा है, तेल, सोना, तांबा, कोयला, कुछ भी, उसकी सबसे बड़ी परचेजिंग जो है वो चाइना कर रहा है। तो हमारे पास अगर मैं ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे पास मेरे हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और मेरी जरूरत की हर चीज को सप्लाई देने के लिए मेरे पास चाइना है, चीन जैसा देश है जो मेरे पड़ोस में है, जो अमेरिकी सैंक्शन को कोई महत्व नहीं देगा, कोई महत्व नहीं देता है। अगर आखिरी सवाल मैं ऐसे फ्रेम करूं कि अगले 10 साल में मिडिल ईस्ट को और दुनिया को आप कैसे देखते हैं, क्या क्या बदलाव देखते हैं भविष्य में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए, दुनिया तो निश्चित रूप से बदलती रही है हमेशा। अभी कुछ स्पीड जो है ज्यादा है, या हमारे पास चूंकि चीजों को देखने का के साधन ज्यादा हैं और बहुत सारे लोग इन चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमको एक चीज तो ये साफ दिख रही है कि स्पीड बढ़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर आया है पिछले 4-5 सालों में, अमेरिका जो सोवियत ब्लॉक के ढहने के बाद जो अमेरिका और यूरोप की जो ताकत थी, वह ताकत हम लगातार कम होता हुआ देख रहे हैं। हम डॉलर का असर कम देख रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 200 साल के अंतराल के बाद एशिया जो है फिर से नंबर 1 पोजीशन में आ गया है। आप देखिए कि अभी 2024 से 2029 के बीच का आकलन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कि कौन कौन से एरिया जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। 14% हम कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब भारत कंट्रीब्यूट करेगा। G7 के देश 20% कंट्रीब्यूट करेंगे। G7 के देश माने इंक्लूडिंग अमेरिका, और चीन जो है 21-22% कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में पलड़ा किधर जा चुका है। एक दो कि आप ऐसे देखें कि रूस और चाइना, आप दो देश देखें, अगर हम देखें कि अगर दुनिया एक बार फिर से कोल्ड वार की स्थिति में आ रही है, तो आप ये देखिए 1.5 अरब पॉपुलेशन चीन और रूस का, सबसे बड़ा लैंड मास दुनिया में, सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास, और ये तमाम चीजों का, चाहे वो इंडस्ट्रियल बेस आप कह लें, फूड ग्रेन्स, अनाज वगैरह की बात कर लें, और पानी के बारे में देख लें, इनके पास मतलब अथाह है। इन दो देशों की मैं सिर्फ बात करूं, और इनका इन्फ्लुएंस जिस लेवल पे बढ़ता जा गया है लगातार। आज आप देखिए, जब वेस्ट अफ्रीका में ये जो अभी तख्ता पलट हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, उनके यहाँ के लोगों के जो आप जुलूस देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति पुतिन के और रूस के झंडे आपको दिखेंगे। और आप देखिए कि अफ्रीका में जिस तरीके से चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है डेवलपमेंट में, और अभी कुछ समय पहले जो उनके यहाँ उन्होंने बेल्ट रोड परियोजना का एक सम्मेलन किया, उसमें 125 से ज्यादा देश इकट्ठे हुए। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि विश्व व्यवस्था में निर्णायक बदलाव आ रहा है, और बार बार अगर हम भारत की दृष्टि से भी देखें तो आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री के भाषणों में भी बात आती है ग्लोबल साउथ, एक वो चीज आ रही है। WTO के अंदर बहुत सारे विकासशील देश एक ग्रुप बना के, जिसकी अग्रणी भूमिका जिसमें चीन और भारत की रहती है, ये अपने खेती को बचाने के लिए, अपने ट्रेड को बचाने के लिए ये एकजुट होते हैं। एक तो ग्रुप ही है WTO में, ग्रुप ऑफ 77 देश, हालांकि उसमें ज्यादा देश हैं,
लेकिन ग्रुप ऑफ 77 है, जिसकी एक मीटिंग अभी क्यूबा में हुई थी, जब हमारे यहाँ G20 की बैठक हुई थी उसके कुछ समय बाद। क्लाइमेट सम्मेलनों में, आपने जलवायु सम्मेलनों में देखा होगा कि भारत, चीन और बहुत सारे विकासशील देश जो है मिलके एक साथ असर्ट करते हैं और पश्चिम पर दबाव डालते हैं कि भाई फंड दो, टेक्नोलॉजी दो, ये दो, वो दो। तो हम एक विश्व व्यवस्था को बदलता हुआ निश्चित रूप से देख रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के बड़े बदलाव होंगे, देखिए जब सोवियत ब्लॉक टूट रहा था, वो तो हमारे आपके आंख के सामने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने देखा होगा कि उसमें नाम मात्र की हिंसा हुई थी, मतलब वो दूसरे कारणों से हो रही थी कि जैसे मान लीजिए कि खाना पीना अवेलेबल नहीं हो रहा है तो लोगों ने बाजार लूट लिए, चाहे दंगे हो गए, ये सब हुआ था हाँ, कहीं लेकिन कहीं। व्यापक तौर पे कोई स्टेट हिंसा या इस तरह की चीज नहीं दिखी थी। और देशों के बीच में भी आपस में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आराम से बांट लिया कि बिल्कुल भाई इतना आप ले लें, इतना हम ले लें। और ये बिल्कुल पूरा पूर्वी बिल्कुल। यूरोप में हुआ, और यहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बने, सेंट्रल ये जो एशियन हमारे रिपब्लिक्स में भी हमारे अजरबैजान और पड़ोस। बाकी सारा कुछ। हाँ। तो आपने देखा कि वो कितना आराम से हो गया, लेकिन उसके बाद जो चीजें बदली, विश्व व्यवस्था में जिस तरीके का वर्चस्व हुआ अमेरिका का, तो आपने देखा कि पिछले लगातार 30 साल, जो हम लोग शुरू में गिना रहे थे, कि लगातार आप हिंसा देख रहे हैं। अभी तो हमने पैंडेमिक भी देख लिया, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति, बारंबारता बढ़ती जा रही है। और सबसे चिंता की जो बात, जो हम लोग पहले भी बात कर लिए, कि आपके पास अब लीडरशिप नहीं है, एक ग्लोबल लीडरशिप, या कहें कि एक कोहेरेंट लीडरशिप, या लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने समय के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई पिछले साल, ब्रेक के बाद। फोन ही नहीं उठा रहे हैं कोई, वो मिलने नहीं जा रहे हैं। पुतिन के साथ कोई पश्चिमी देश, लास्ट टाइम वही मैक्रोन गए थे मिलने के लिए उनसे, यूक्रेन युद्ध से पहले। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बोलाचाली बंद है सब जगह। संवाद नहीं है। और तो मुझे लगता है कि एक अनिश्चितता, विडंबना और अस्थिरता हम देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि निर्णायक रूप से दुनिया की विश्व व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो बदल जाएगी। और मैं एक पॉइंट इसमें लास्ट में जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप साल 1 से लेके और 1820 तक आप देखें, ये मैं बार बार बोलते रहता हूं, किशोर महबूबानी का ये कोट है कि 1800 सालों तक हमेशा भारत और चीन नंबर 1, नंबर 2 अर्थव्यवस्थाएं रही हैं दुनिया में, और बाकी एशिया के देश उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे दुनिया के ग्लोबल अर्थव्यवस्था में। 19वीं शताब्दी में स्थिति बदलती है और उपनिवेशवाद जो है पूरे दुनिया पर हावी होता है, और हम लोग सारे लोग बैक फुट पे चले जाते हैं। वह स्थिति फिर अब बदल गई है। अब जो है पश्चिम का जो वर्चस्व है वह, और पश्चिम का वर्चस्व दो ही चीजों की वजह से था। एक था कि उनके पास सैनिक ताकत थी, और दूसरी टेक्नोलॉजी थी, और दूसरी की उनके पास पैसा था, आर्थिक पावर था, क्योंकि दुनिया भर को लूट रहे थे। लेकिन अब आपके पास काउंटर करने के लिए, आप देखिए ना, इजराइल के मसले को ही अगर हम लें, दक्षिण अफ्रीका इजराइल को घसीट ले आया ना इंटरनेशनल कोर्ट में। आप देखिए ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ और देशों ने भी ज्वाइन किया है उसमें, कुछ यूरोपीय देशों के खिलाफ भी जो है वो किया जा रहा है। तो आज के डेट में, और यूरोप में भी जर्मनी के खिलाफ केसेस हुए हैं, और भी। हाँ, सही है। और आप देखिए अशोक भाई, इस बात को हमें बार बार देखना होगा कि कोई हेलमेट कोल टाइप का, कोई रोनाल्ड रीगन टाइप का, कोई गोर्बाचेव टाइप का, या थोड़ा और आप पहले चले जाएं तो विंस्टन चर्चिल या स्टालिन, वुडरो विल्सन। आप आज के डेट में कौन, आप सोचिए कि वो कौन लीडर रहे होंगे, किस तरीके की उनकी सोच हुई होगी कि रिचर्ड निक्सन चाइना पहुंच जाएंगे अचानक और माओ के साथ बैठेंगे और दरवाजे सारे खुल जाएंगे। तो ये वो जो लीडरशिप जो चीज है वो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और अगर इसको अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अलग हटा के भी आप देखें तो देशों में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब आप ये देखें कि अभी तो मान लीजिए चुनाव चल रहा है, तो मैं अपने देश के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपने देखा कि जब श्रीलंका में पिछले दिनों जब वो आर्थिक संकट आया, तो लोगों ने राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए, भागना पड़ा सबको।
और आप देखिए कितना अचानक से कुछ दिन में ट्रस्ट गिर गया नेतृत्व का। आपने देखा पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हुआ पिछले दिन, और सारे के सारे जो हमारे लीडर्स हैं, आप देखिए पिछले कुछ सालों में 4-5 प्रधानमंत्री बदल गए ब्रिटेन में। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो के पहले चरण में मैक्रों को जो है 1/4 भी वोट नहीं मिलता। अभी अभी टर्की में इलेक्शन हुआ, दूसरे चरण में जाके एर्दोआन को जीतना पड़ा। फर्स्ट राउंड में उनको 50% नहीं मिले। तो हम ये अच्छा, ये जर्मन चांसलर जो है, इनके पहले मर्केल थी, मर्केल जब रिटायर हो रही थी तो उनका अप्रूवल रेट 86% था, जो हिस्टोरिक था। मतलब वो अगर फिर से लड़ जाती तो उनको कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हो गया, इतना दिन में रह ली। और अभी सोल्ज की लोकप्रियता जो है 20% के आसपास आ गई है। तो हम बाइडेन का आप हाल देख ही रहे हैं, वहां पर क्या किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी, देशों के भीतर भी, अब उसके बाद अगर लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से आप उनकी चाहे जो आलोचना करें, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट बनाया हुआ है, वो उस चीज को देखिए। जब यूरोप में सो कॉल्ड स्वतंत्रता के नाम पे जब कुरान जलाने की हिमायत हो रही थी, तो वो आदमी मस्जिद पहुंच गया। बड़ी आबादी है मुसलमानों की वहां पे रूस में, और कुरान को वो यूं रेस्पेक्टफुली पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा। ये अश्योरेंस वो दे रहे हैं। आप चीन की चाहे जो भी उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन आप देखिए शी जिनपिंग का किस तरीके से उनका चल रहा है। तो अपने लोगों को भी आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। आपकी बेरोजगारी, आपकी महंगाई, मुद्रास्फीति, तमाम चीजें। मतलब अमेरिका के साथ तो ये है प्रकाश भाई कि हम लगातार तस्वीरें देखते हैं कि होमलेस लोगों की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, लोन लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ पैसा जो है वो सारी दुनिया में लुटाया जा रहा था कि हथियार कंपनियां फलती फूलती रहे। ये अभी जो उन्होंने जो पास किया है, तो हेडिंग तो ये है कि ताइवान को दिया जाएगा, ये यूक्रेन के लिए इतना है, ये इजराइल के लिए इतना है, लेकिन उसका ज्यादातर जो पैसा है, वो पैसा अमेरिकी स्टॉक पाइल्स को बढ़ाने के लिए, अमेरिकी सप्लायर्स को देने के लिए, और ताइवान के मसले में ये एक वो सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पनडुब्बी का कुछ कर रहे हैं। तो सारा पैसा जो है वो बेसिकली अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वह हथियार कंपनियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये पूरा खेल वही है, इसके पीछे कोई ये नहीं है कि मैं वहां पर लोकतंत्र का ये कर रहा हूं। और अभी अब जैसे ताइवान को देखिए, एक तरफ अमेरिका ताइवान को सुरक्षा के नाम पे प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले जब ये अमेरिकी वाणिज्य मंत्री, ट्रेजरी वित्त मंत्री गई थी वहां पे चीन, उसी समय वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर थे, तो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति। तो आप देखिए कि अप्रोच में कितना फर्क है, कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ रहा है, और ये लोग। और अंतिम बात और कि 1 मिनट के लिए तो ये कहा भी जा सकता है कि भाई चाइना वहां पे बड़ा देश है, कुछ वो विस्तारवाद, कुछ आक्रामकता दिखा रहा होगा, चाहे ताइवान को लेके, चाहे फिलीपींस को लेके, चाहे साउथ चाइना सी में। वो एक बात समझ में आ रही है कि भाई उनका वहां उस एरिया का मसला है। लेकिन अमेरिका ने ये दुनिया भर में 1000 से ज्यादा जो सैनिक ठिकाने बना रखे हैं। अभी आप कहीं भी सुन रहे हैं, नाइजर में भाई अपने सैनिक हटाओ, चाड कह रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को हटना होगा, इराक कह रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को हटना पड़ेगा। ये हजारों हजार किलोमीटर दूर ये अमेरिकी सैनिक क्या कर रहे हैं दुनिया भर में, ये सवाल कोई नहीं पूछता। और हम आराम से कुछ देशों को हमने इस प्रोसेस में विलेन बना दिया है। असल में प्रकाश भाई, और लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बार मैं डेमोक्रेसी पर भी प्रकाश भाई से डिटेल में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक जो माहौल बनाया जाता है कि जो अच्छा है सब डेमोक्रेसी में है, और डेमोक्रेसी के बाहर जो है वो सब बुरा है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सुनने में शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एज अ सिस्टम वो कैसे काम कर रहे हैं इसको समझना भी, इसको जानना भी बेहद जरूरी अब मुझे लगने लगा है। तो प्रकाश भाई से बात करने में समय की कोई सीमा मैं अक्सर नहीं रखता हूं, बातचीत लंबी चलती है क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत रोचक होती है, मेरे लिए भी बहुत सीखने सिखाने वाली होती है।
और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस को आप केवल हेडिंग्स के सहारे, आप केवल चमकती खबरों के सहारे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इज़राइल पर जो मैं प्रोग्राम करता हूं उसमें हमेशा कहता हूं कि गोदी मीडिया भारत में ही नहीं है, गोदी मीडिया सारी दुनिया में है। सारी दुनिया में मीडिया जिस तरह से कंट्रोल की जाती है, मीडिया जिस तरह से कैपिटलिस्ट के हाथ में है, जिस तरह से सरकारों का अपना जो पर्सपेक्टिव होता है उसको सारी दुनिया में फैलाने का काम करती है, उसके बीच से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की हलचलों पे नब्ज पकड़ना केवल एक एक्सपर्ट का काम हो सकता है, जिसके चलते हम प्रकाश भाई को बार-बार बुलाते हैं, बात करते हैं। हमने आज डिटेल बात की, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा कुछ नया आपको भी जानने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की गंभीर बातें जहां चीखना, चिल्लाना, सनसनी नहीं होती है, वो भी देखी जानी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हैं, दोस्तों को भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं, आप हमारे साथ आएंगे, तभी सत्ता और कैमरे दोनों की आंख में आंख डालकर हम लगातार गंभीर और सच्ची बातें करने की कोशिश कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, मिलते हैं बहुत अगली बहुत बार। धन्यवाद। नमस्कार।